हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। तो स्टूडेंट फिर हम लोग आज अपनी क्लासेस आगे बढ़ाएंगे और आज के अंदर जो पिछला कॉन्सेप्ट था उससे थोड़ा सा और अधिक सीखने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोगों ने जो सीखा था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के स्टार्टिंग बातें सीख रखी थी। हमने ये सीखा था कि हम लोग इसके अंदर तीन मुख्य चीजें बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सीखेंगे और नंबर 3 उनके बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। मगर उससे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट स्टार्ट कर लिया था अपने कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमें इस चैप्टर को समझने के लिए जानने थे। और उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने यह समझा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बीच के अंतर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर क्या होता है, और वो आज हेल्प करेगा पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को और उसके अंदर अगले नए टॉपिक के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट मैं अब आपको दूंगा कि आखिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको अब इस क्लास के अंदर कराऊंगा। आइए मैं दिखाता हूं आपको। आपके सामने इस समय एक फॉर्मेट है, मैं इस पे लिख दूं कि ये फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अभी क्या पोस्टिंग होगी वो नहीं सीखना है, बल्कि इसके पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है कि आखिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैसी चीजें पोस्ट होती हैं और उनके रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखूं तो एक सिंपल सी बात लिखते ही ये पूरा का पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको आसान लगने लगेगा। अगर मैं इसे कह दूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक का भाई है। किसका भाई है? कैश बुक का भाई है। ये यूं कहिए ये कैश बुक या कैश अकाउंट का ही एक रूप है। यानी जैसे आपने पहले की क्लासेस के अंदर अपने क्लास 12th के अंदर या क्लास 11th के अंदर कैश बुक पढ़ा है या कैश अकाउंट पढ़ा है, समझ लीजिए सेम टू सेम चीज यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर करना है। नाम बदल गया एक तरीके से समझ लीजिए, तो कैश बुक उसके घर का नाम है और रिसिप्ट एंड पेमेंट उसके स्कूल का नाम है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बिल्कुल नाम बदल गया, काम वही है स्टूडेंट की इसके अंदर पूरी की पूरी कैश ट्रांजैक्शंस को ही सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मैंने कैश बुक बोला तो समझ जाइएगा कैश या बैंक वाले ही ट्रांजैक्शंस इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे, उसके अलावे कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मैं अब इतनी बात जब मैंने आपको बोल दिया कि ये बिल्कुल कैश बुक है, तो फिर अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब स्टूडेंट आपको भी याद आता होगा कैश बुक बोल रहा हूं तो मैं दोनों आइटम रखूंगा, कैश ट्रांजैक्शंस भी और इसके अंदर बैंक वाले ट्रांजैक्शन भी, दोनों के दोनों आएंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता है कि बेसिक चीज किसी भी कैश अकाउंट की या कैश बुक की आप शुरुआत करते समय जो आपके पास ओपनिंग कैश या बैंक होता था वो लिखते थे और उसके बाद लास्ट में जो बचता था उसे आप क्लोजिंग कैश या बैंक लिखा करते थे। वही काम हम लोग यहां भी स्टार्ट करेंगे और मैं इस फॉर्मेट को शुरुआत में ही आपको यहां पर लिख रहा हूं कि टू ओपनिंग बैलेंस या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख रहा है। अभी शब्दों में नहीं जाएंगे, अभी समझेंगे। दिस इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये क्या है हमारा? ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास। किसका? कैश या फिर बैंक का। मैं ये भी लिख दूं कैश या फिर बैंक का, कैश और बैंक का। ये नॉर्मल सा चीज है जो कभी भी आप कैश बुक बनाते थे तो लिखते थे। स्टूडेंट अगर आपका नेगेटिव बैंक है यानी बैंक ओवरड्राफ्ट है, पहले से आपने ज्यादा पैसे निकाल कर रखे हैं, तो फिर आपको पता है कि ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा, तब ये यहां से स्टार्ट होगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बात को याद रखिएगा, दिस इज द ओवरड्राफ्ट। अगर आपने अपने बैंक खाते में मौजूदा पैसे से अधिक निकाल रखा है तो आपका नेगेटिव कैश चल रहा होगा, तो इसलिए वहां पर हम लोग इसे यहां पर लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से खुल सकता है, ये भी ओपनिंग बैलेंस ही है। तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसको रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव बैलेंस है, और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन किसको रिप्रेजेंट करेगा कि नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बोला ये कैश बुक है या कैश की तरीके से, तो आपको पता है कि एक एसेट्स आइटम है जिसका डेबिट बैलेंस क्या होता है आपका? पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, और क्रेडिट बैलेंस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। इसलिए डेबिट के ऊपर मैं लिख भी देता हूं, ये प्लस का पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा और ये माइनस नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए जब पॉजिटिव बैलेंस होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जब नेगेटिव बैलेंस होगा तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो ठीक था, ये तो क्लास 11 में ही आप जानते हो। मगर अब इसके अंदर भरे जाने वाली चीजों का एक अंडरस्टैंडिंग करना, जो लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल मैंने समझाया था, उसी को मैं यहां पर अब यूज करूंगा। अब स्टूडेंट
आपको पता है कि डेबिट साइड से सर सारी चीजें बढ़ने वाली रिकॉर्ड होंगी। अब मैं कह रहा हूं कि आपको पैसे मिलेंगे तभी तो आप डेबिट साइड में बढ़ाओगे ना, पैसे मिलेंगे। और जब पैसे मिलते हैं, रिसिप्ट्स होता है, तो आपको कल ही मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास के अंदर कि वो रिसिप्ट्स का नेचर रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी हो जाता है और कैपिटल रिसिप्ट्स भी हो जाता है। अब मैं आपसे वापस से पूछता हूं कि मैं यहां पर सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स लिखूं या सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट्स लिखूं या फिर दोनों लिख दूं। अब आपके दिमाग में आएगा सर पैसा तो पैसा है, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच का अंतर क्यों? यानी हर प्रकार के रिसिप्ट्स आप यहां पर लिख डालो, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो या फिर वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो। बस यही समझाने के लिए मैंने थ्योरेटिकल आपको समझाया था। तो चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ऑल काइंड ऑफ रिसिप्ट्स आएगा यहां पर। तो यहां पर जितने भी रिसिप्ट्स आएंगे स्टूडेंट आप लिखोगे, मैं ऐसे लिख रहा हूं लेकिन आप तो रिसिप्ट्स के नाम लिखोगे, मैं यहां पर बस समझाने के लिए लिख रहा हूं ऑल काइंड ऑफ रिसिप्ट्स। और यहां पर मैं रिसिप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि चाहे वो रिसिप्ट्स हमारा कैपिटल हो, कैपिटल रिसिप्ट हो, या फिर वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो, ये दोनों के दोनों यहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये बात आपको समझ करके चलनी थी, जो कि मैंने समझा दिया, कैपिटल रिसिप्ट्स या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। और अगर घटा तो, अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो, अगर कोई आउटफ्लो हो रहा है तो कैश का, तो बिल्कुल सही है, बाई साइड में लिखेंगे, यानी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं जितने भी आप एक्सपेंडिचर करोगे सब यहां पर आएंगे, यानी आउटफ्लो कैश का हो रहा है। डेबिट साइड में इनफ्लो ऑफ कैश और क्रेडिट साइड में आउटफ्लो ऑफ कैश आप लिख रहे हो। और वापस से मैं पूछूंगा कि कौन सा एक्सपेंडिचर, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? हर प्रकार का आउटफ्लो ऑफ कैश या बैंक। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए इसके बीच का कोई अंतर नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं फिर से वही बात लिख रहा हूं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या फिर आपका वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। तो ये सारी चीजें आप बड़े आसानी से सीख गए बच्चे। आप देख सकते हैं यहां पर ये चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, यानी इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। कैश बोल रहा हूं तो बैंक भी आप समझेंगे, बैंक के ट्रांजैक्शंस भी यहां होते हैं। स्टूडेंट एक बात तो मैंने सिखा दिया आपको, मैं यहां पर मार्क भी कर दूं, एक इंपॉर्टेंट बात तो हम लोगों ने सीख लिया, मैं स्टार बना दे रहा हूं यहां पर और यहां पर। मगर अगली बात भी मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। ये रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर वाली बात तो, रेवेन्यू और कैपिटल वाली बात तो हम लोगों ने पढ़ी थी, बट आज की क्लास में एक और चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको पता होगा स्टूडेंट कि पैसा आपको ऐसा हो सकता है कि एडवांस मिल जाए, यानी अगले साल से रिलेटेड मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसा पिछले साल के किसी इनकम या किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए रिसीव हुआ है इस साल आकर के, यानी पैसा अभी मिल रहा है। यानी पैसा मिलना इस बात को कहीं से भी रिप्रेजेंट नहीं करता कि वो पैसा इसी साल के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। वो एडवांस ईयर से भी रिलेटेड हो सकता है, वो प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या जो पैसा मिलेगा वो इसी साल का होना चाहिए या किसी भी साल का होना चाहिए? तो वापस आंसर आएगा कि सर पैसा पैसा होता है, बैंक बैंक होता है, इससे ईयर और ईयर के बीच में भेदभाव मत करो। यानी दूसरी बड़ी बात जो मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर सिखा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं कि ये कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स दोनों को रिकॉर्ड करेगा या कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को रिकॉर्ड करेगा, और साथ में रिलेटेड टू एनी ईयर, यानी प्रीवियस ईयर, एडवांस ईयर और करंट ईयर, सब के सब रिकॉर्ड होंगे। तो अगला स्टार मैं बनवा रहा हूं, यहां पर आपको मैं सिखा रहा हूं, अगला स्टार बना करके यहां पर बात मैं बता दूं, और इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं अंदर में ही लिख दूं। यहां पर आप भी ध्यान से इसे जरूर नोट करेंगे। और क्या लिख रहा हूं मैं? वेदर रिलेटेड टू एनी ईयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात था बच्चों जो आपको सीखना है। इसी तरीके से मैं एक्सपेंडिचर के साथ भी लिखा दूं कि वेदर रिलेटेड टू एनी ईयर, किसी भी वर्ष से रिलेटेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको दो बातें मैंने सिखा दिया बच्चों, एक कि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के दोनों के चाहे रिसिप्ट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होते हैं, और दूसरा वो किसी भी
वर्ष से रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस चाहे एडवांस, वो सारे के सारे यहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको सीखनी थी। बाकी बातें भी वक्त वक्त पर हम लोग सीखते रहेंगे, बट इतना बात आपको जानना था। एक फ्रेम में आने के बाद आप देख सकते हैं, ये आप फटाफट नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करने हैं, इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो तो आगे हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ये सारा कुछ पुट करने के बाद लास्ट में क्या निकालते हैं, इनके बैलेंस निकालते हैं कि अंत में कितना बैलेंस बच गया, कितना पैसा बच गया। तो लास्ट में बच्चे जो बैलेंस बच जाएगा उसे बचपन की तरह लिख देंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अगर आपका पॉजिटिव है तो आप इधर दिखाओगे, और अगर आपका निगेटिव है तो आप इधर टू बैलेंस कैरिड डाउन दिखाओगे, इस तरीके से। लेकिन ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके क्लोजिंग बैलेंस को। तो यहां मैं लिख दूं दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, और इसमें और होगा बच्चे, एक ही होगा कोई दोनों में से, चाहे इधर चाहे आपका डेबिट साइड हो जाए चाहे आपका क्रेडिट साइड हो जाए। तो ये इतनी बात आपको मैंने सिखा दी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड, ये आप बड़े अच्छे से नोट कर लो। और इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं समझने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो इसे नोट करने के बाद अब ध्यान देंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इसी तरीके की बात मैं यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में भी बोलने वाला हूं। अब आप सोचना स्टूडेंट, अच्छा इसे टोटल तो आप कर ही लोगे ना, मैंने टोटल नहीं किया, बट इतनी जानकारी तो आपको है कि ये टोटल हो जाता है, फिर बैलेंसिंग फिगर आता है, वही क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब स्टूडेंट मैं यहां आपको लेकर के चल रहा हूं अगले पॉइंट पर। मैं यहां टॉपिक लिख दूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी ये बात लिख दूं, हालांकि मैंने बता तो दिया ही था आपको, मगर फिर भी मैं यहां पर ये बात लिख दूं कि दिस इज योर रिसिप्ट, दिस इज योर रिसिप्ट साइड एंड दिस इज योर, जगह तो नहीं बची बट आप समझ लेना, ग्रीन कलर वाला पेमेंट साइड। क्योंकि अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, एक रफ फॉर्मेट है, जब डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से इसके फॉर्मेट्स को करेंगे। अब यहां पर जब हम आ गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, तो मैं यहां पर लिखा दूं दिस इज योर, अब ध्यान से रखना, पहले मैं कुछ बातें बता दूं फिर लिखूंगा इसके अंदर। अब स्टूडेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एक नाम मैं दूंगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर भी आपको आसान लगने लगेगा, और वो नाम है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भाई। यानी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाते थे, और ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बस इतना ही फर्क है ये पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का भाई। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था बिल्कुल ये बनेगा। तो इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं किसके भाई हो तुम, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलर लिखेंगे, सिमिलर, नहीं तो फिर आप एग्जाम में ये समझकर लिख दोगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही जाएगा। अब आपको याद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में क्या लिखे जाते थे, सारे के सारे खर्चे लिखे जाते थे, और क्रेडिट साइड में क्या लिखे जाते थे, सारे के सारे इनकम लिखे जाते थे। वापस मैं वही बात बोलने वाला हूं, आपको क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बच्चों यहां पर इनकम, वही बात मैंने यहां पर लिखा दिया, और डेबिट साइड में क्या लिखना है आपको, एक्सपेंडिचर। तो आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी जो आपने क्लास 11th के अंदर फाइनल अकाउंट पढ़ते वक्त इनकम अकाउंट बनाना सीखा था, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। आपने 12th के अंदर भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, बिल्कुल वो भी नॉमिनल अकाउंट होता है। इसी तरीके से क्रेडिट साइड आपके इनकम को रिप्रेजेंट करता है और डेबिट साइड आपके एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी बातें अब आपको बड़ा सिंपल हो गई, आप समझ भी गए होंगे। लेकिन मेन मुद्दा मुझे जो समझाना था वो क्या समझाना है कि सर अब हम लोग इनकम लिखना स्टार्ट करेंगे और हम लोग हेल्प किसकी लेंगे, हम लोग हेल्प लेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट की। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प लेते हैं तो वहां रिसिप्ट्स दिखा रहा है, रिसिप्ट्स दिखा रहा है। आप कहोगे सर वहां से रिसिप्ट उठाओ इनकम साइड में डाल दो, और जैसे आपने बोला कि आप इनकम साइड में पूरा का पूरा रिसिप्ट डाल दो, आप एक गलती कर दोगे। क्या गलती कर दोगे बच्चे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अभी अभी मैं वापस ले चलूं आपको, अभी अभी मैंने कहा कि यहां पर जो रिसिप्ट्स है वो रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों का है। आप देख सकते हैं कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों का है, लेकिन आपको पता है कि इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेगा? रेवेन्यू नेचर आइटम को रिकॉर्ड करेगा, वो कैपिटल नेचर आइटम को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये पहली बड़ी बात मैं आपको सिखा रहा हूं, दोनों के बीच में फर्क। यानी जैसे ही आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कोई रिसिप्ट देखेंगे तो उठा करके फटाफट आप इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में नहीं भर देंगे रिसिप्ट को, क्योंकि उन सारे रिसिप्ट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं सिर्फ और सिर्फ वही आएंगे। तो ये बात आपको याद करके चलनी है स्टूडेंट। तो मैं यहां से उठा करके क्या लिख रहा हूं? मैं यहां से उठा करके इनकम साइड में लिख रहा हूं आपको पहला पॉइंट, बाई रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये रेवेन्यू रिसिप्ट सिर्फ आएंगी। चलिए, इसी प्रकार से जब मैं एक्सपेंडिचर लिखवाऊंगा तो आपको अब समझ आ गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूं। टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो, इतनी बातें तो हम लोगों ने सीख लिया। यानी सर हम लोग वहां से सिर्फ इन्हें पिक करके लेके आएंगे। तो पहला स्टार तो हमने बना लिया यहां पर, ये सिंपल था एकदम, लो लिख दिया यहां पर, पहला स्टार समझ गए। लेकिन अब फिर दूसरी बात अब मैं लेकर के आऊंगा आपको। एक बात और मैंने पढ़ाया था वहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर, वापस से आ जाइए यहां पर, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या लिखा? वेदर रिलेटेड टू एनी ईयर, ये बात। लेकिन आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते थे तो सिर्फ फॉर द करंट ईयर बनाते थे। जिस साल का आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हो उसी साल से रिलेटेड होना चाहिए। यानी आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो उठाओगे, लेकिन कौन से ईयर का? सिर्फ और सिर्फ ओनली रिलेटेड टू द करंट ईयर। यानी याद रखिएगा, आपने रेवेन्यू तो ही उठाना है, लेकिन रेवेन्यू के साथ भी सिर्फ उन रेवेन्यू आइटम्स को उठाना है जो आपके रिलेटेड टू करंट ईयर हैं। तो अगली बड़ी बात मैं यहां पर जो लिख रहा हूं वो याद कर लीजिएगा, रिलेटेड टू करंट ईयर। बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीख रहे हैं, यहां पर भी वही बात लिखेंगे, रिलेटेड टू करंट ईयर। सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ये चीजें होनी चाहिए। चलिए, पहला स्टार तो मैंने आपको सिखा दिया और ये दूसरा स्टार भी आपके लिए मैं यहां बना दिया कि ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन क्या 2 स्टार हम लोगों ने वहां पढ़ा था और ये 2 स्टार यहां पढ़ लिया काम चल गया? नहीं, स्टार और स्टार नहीं मिलाएंगे। अभी इसके अंदर और कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट, मैंने अभी आपको इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लिख डाला है? मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स लिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया और करंट ईयर से रिलेटेड है। लेकिन रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर सिर्फ कैश या फिर बैंक आइटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको याद आता होगा ट्रेडिंग पीएल, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक आइटम नहीं होते। उसके अंदर आपके जो एक्रूड हैं, जो आउटस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें भी दिखाया जाता है। अब आपका दिमाग क्लिक करेगा, हां ये बात तो हमने पढ़ा था। यानी स्टूडेंट, रिलेटेड टू करंट ईयर तो चलो ठीक है कि आपने करंट ईयर का, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर में क्या ले लिया है आपने? ओनली कैश एंड बैंक आइटम अभी तक कंसीडर किया है आपने, क्योंकि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट से जो डाटा उठाए वो सिर्फ कैश आइटम है। भले रिलेटेड टू करंट ईयर है, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर ऐसे और सारे आइटम होंगे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं गए होंगे। क्यों? क्योंकि वो कैश में अभी नहीं हुए हैं, वो बैंक में नहीं हुए हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी रही होगी पे करने के लिए मान लीजिए, तो क्या एक्सपेंडिचर साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट ने दिखाया होगा? नो, क्योंकि वो कैश बुक जैसा है। अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो पेड नहीं हुआ होगा, पेड नहीं हुआ होगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आया होगा। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक्सपेंडिचर साइड नहीं आया होगा तो वहां से एक्सपेंडिचर उठा करके रिलेटेड टू करंट ईयर अगर अपने एक्सपेंडिचर में डाल भी दिया तो भी आउटस्टैंडिंग वाला आइटम अभी छूटा हुआ है। अब आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। यानी अभी तक जो हमने लिखा भी है तो सिर्फ कैश रिलेटेड टू, कैश आइटम रिलेटेड टू करंट ईयर अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके अंदर ऐड होगा और क्या ट्रांजैक्शन ऐड होंगे? नॉन कैश, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड्स हैं, उन्हें भी हम रिलेटेड टू करंट ईयर वाले को दिखाएंगे, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो हमारे इनकम हो। तो वो बात भी मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट। तो रिलेटेड टू करंट ईयर के बाद अगला मैं स्टार जो यहां बनवा रहा हूं वो मैं कह रहा हूं जो भी कैश आइटम नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, जो कैश में नहीं हुए। यानी यहां पर आउटस्टैंडिंग, मैं ऐड का साइन लगा रहा हूं, अभी वो ट्रांजैक्शन भी इसके अंदर जुड़ जाएंगे। यानी आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी आएंगे। और ये कहां से मिलते हैं?
मैं आपको यहां ब्रैकेट के अंदर लिख दूं, ये फ्रॉम एडजस्टमेंट मिलेंगे हम लोग को, ये फ्रॉम एडजस्टमेंट मिलेंगे। इसी प्रकार से इधर भी मैं लिखूंगा कि अभी हम लोग को एक्रूड, एक्रूड का मतलब भी बच्चे आउटस्टैंडिंग होता है, तो मैं आउटस्टैंडिंग इसके ब्रैकेट में भी लिख दे रहा हूं। एक्रूड ट्रांजैक्शंस बाकी हैं, यानी एक्रूड इनकम अभी हम लोगों ने नहीं लिया, ये कहां से मिलेंगे हमें, अभी अभी बताया मैंने, ये कहां से मिलेंगे, फ्रॉम एडजस्टमेंट। तो ये चीज जब हम पोस्ट कर देंगे, और आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपको कहां मिलेंगे, ये भी मैं आपको लिख दूं एरो करके, फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट से आप उठाओगे, और इसे भी आप फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उठाओगे। तो जितना ये समझने वाली बात को मैं गोला बना दूं ताकि आपको समझ आए, और ये चीज आप कहां से उठाएंगे, आप एडजस्टमेंट से उठाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान से समझ करके चलना है बच्चों। अब ध्यान से एक फ्रेम में देख लीजिए कितनी बातें मैंने आपको सिखा दी। तो ये आपको 3 स्टार समझ करके चलना है इसके अंदर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के अंदर पढ़ते वक्त, यानी प्योर टू प्योर ये पीएनएल का भाई है, जो पीएनएल करता था वो यहां पर करता है। रिसिप्ट यहां के बाद स्टूडेंट अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि दोनों के बीच का अंतर क्या है जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे थे और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे थे। ठीक है, अब स्टूडेंट इतनी बातें जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि सर इसका भी तो टोटल होगा। बिल्कुल टोटल होगा। लो मैं इसका टोटल कर रहा हूं, मैं इसका टोटल करके क्या लिखूंगा, टोटल तो टोटल होता है। और ट्रेडिंग पीएल याद आता होगा, उसमें टोटल निकलने के बाद आप कहते थे कि सर प्रॉफिट या लॉस होता था। मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था बच्चों, इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस शब्द से बचेंगे, वो नहीं लिखा जा सकता यहां पर। यहां का जो बैलेंसिंग फिगर होगा, अगर वो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है, यानी आपको सरप्लस है, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, टू सरप्लस। और अगर ये, और लिख दूं मैं इसके अंदर, अगर ये क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, मतलब यहां पर क्या है, बाई डेफिसिट। तो ये एक अलग चीज हम लोग सीख रहे हैं प्रॉफिट और लॉस शब्द के जगह पे, लेकिन होते ये प्रॉफिट और लॉस के भाई हैं। बट यहां पर हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो टू सरप्लस करेंगे अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा आपके डेबिट साइड में, और बाई डेफिसिट करेंगे अगर वो क्रेडिट साइड में आएगा। प्लस मैं एक बात और लिखा दूं यहां पर कि ये बैलेंसिंग फिगर है, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और ये भी आएगा बैलेंसिंग फिगर ही, दोनों में से कोई एक ही आएगा एग्जामिनेशंस में, दोनों नहीं ढूंढेंगे। तो दिस इज बैलेंसिंग फिगर। अब स्टूडेंट एक फ्रेम में देख लीजिए इसे आप, और अब आपको समझ आ जाएगा कि अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा वो क्या पढ़ा। अब आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये अगर नहीं समझ आया तो फिर आप भूल जाइए कि आपको कंसेप्ट इतनी आसानी से समझ आएगा। इतनी बातों को आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशंस के अंदर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। आपने क्लास 12 तक सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर क्या सीख करके आए हैं आप लोग, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देता था और उससे निकाल करके आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते थे। बट यहां पर हम लोग दोनों से दोनों बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट यहां तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद कुछ बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अगर मैं बोलूं तो उनके लिए आपने ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाना सीखा। तो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट के अंदर आने वाले रेवेन्यू आइटम्स आपको बहुत अच्छे से याद है, आपके दिमाग में भरे हुए हैं, आप उनको बोलने में गड़बड़ नहीं खाओगे, आप आराम से लिख दोगे। जैसे देखते ही आप फ्यूल, सैलरी, रेंट, कमीशन, ये सारा कुछ देखते हो आपको लग रहा है हाँ सर ये तो ट्रेडिंग पीएल आइटम है। और जैसे मैं बोलूंगा बिल्डिंग, लैंड, गुडविल, आप देखते बोलोगे सर ये बैलेंस शीट आइटम है, ये तो कैपिटल नेचर के हैं, देखते ही आप बता दोगे। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्योंकि आप पहली बार इसे देख रहे हो या फिर 12th के अंदर भी अगर आपने देखा होगा थोड़ा बहुत, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए बता दूं कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो नए आपको दिखने वाले हैं इसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो वो नए आइटम्स का नेचर क्या है वो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं हम लोग सीखेंगे तब तक हम लोग ये कंफ्यूज आ जाएंगे कि सर ये रेवेन्यू है या फिर कैपिटल नेचर का है।
उसी के आधार पे अगर रेवेन्यू नेचर का हुआ तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठा करके कहां डाल देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल नेचर का हुआ तो बैलेंस शीट जाएगा। बैलेंस शीट जब मैं बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल आपको पता है कि कैपिटल नेचर के आइटम बैलेंस शीट में जाते हैं और रेवेन्यू नेचर के आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं, जो कि हम लोग यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देख लिए। लेकिन ये पता तो हो, यानी जितने नए आइटम्स आप पढ़ो, जितना पहले का आप जानते हो सैलरी, रेंट, कमीशन, इसके लिए नहीं, बट जितना नया आइटम है जिसके बीच में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वो रेवेन्यू या कैपिटल है, वो हम लोग यहां पढ़ेंगे। और क्लास 12 के अंदर आप जो पढ़ करके आए हो उसे डिलीट करना, क्योंकि यही जो मैं बात अब बताने वाला हूं उन आइटम को समझाने के लिए, वो 12 से अलग है। यहां पर यहां आईसीआई ने अपने एजम्पशंस दे रखे हैं कि वो क्या मानेगा उन आइटम्स को। तो अगर आईसीआई उन्हें कैपिटल मानता है तो कैपिटल मानेंगे, अगर आईसीआई उन्हें रेवेन्यू मानता है तो रेवेन्यू मानेंगे। तो अब उन आइटम्स के ऊपर चलते हैं।